तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी के जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज बना रहे थे। तो ये पैराग्राफ क्वेश्चन था, उसमें हम लोगों ने रोका था। मतलब इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था, सेकंड पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो अगर वो आप वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी, इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हो गए हैं उस सबकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो आज कंटिन्यू कर रहे हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन के साथ, है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था, तो आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कीजिएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार n1 and n2 be the number of red and black balls in box 1। तो बॉक्स 1 है, उसमें n1 क्या है, रेड बॉल है, और n2 ब्लैक बॉल है। ठीक। बॉक्स 2 है जिसमें n3 रेड है और n4 ब्लैक है। बॉक्स 2 है जिसमें n3 रेड है और n4 ब्लैक है। ठीक। इस चीज का ध्यान रखिए कि किस सेशन का है और किस शिफ्ट में आया है, वो मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा। चलिए, तो क्या सवाल था। सेकंड क्वेश्चन, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1। इनमें से कोई सी भी बॉल निकाले एंड उसको बॉक्स B2 में ट्रांसफर कर दिए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 आफ्टर दिस ट्रांसफर इज 1/3। ये ट्रांसफर करने के बाद कितना बचा है, 1/3। तो बच्चों आप ये सोचिए कि मेरे पास अननोन तो दो है, n1 और n2, बॉक्स 1 से रिलेटेड ही सवाल है और इक्वेशन एक ही है। तो हमको ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा या हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो हम ऑप्शंस का सहारा लेके डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। एक एक ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं, जिसमें 1/3 प्रोबेबिलिटी आ रही है, एकदम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक। कैसे करेंगे, ये वाले ऑप्शन ए में मान लिए कि रेड बॉल कितनी है, 4, और ब्लैक बॉल कितनी है, 6। अब पहले क्या बोला है, एक बॉल निकाल के पहले ट्रांसफर करना है। तो मान लो रेड बॉल ट्रांसफर हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/10। ठीक। उसके बाद सेकंड बॉल में भी रेड निकलना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/9। क्योंकि एक बॉल तो निकल के ट्रांसफर हो गई और वही रेड बॉल थी, तो रेड बॉल 3 बची और टोटल बॉल 9 बची। प्लस ऐसा भी हो सकता है बच्चों, जब ट्रांसफर कर रहे हैं तब ब्लैक बॉल निकल जाए, 6/10। और जब सेकंड टाइम्स में तो हमको क्या चाहिए, रेड बॉल ही चाहिए। तो रेड बॉल निकलने की क्या हो जाएगी, 4/9। 4/9। अब टोटल कितना हो गया बच्चों, नीचे 90, 12 प्लस 36, 12 प्लस 24 कितना, 36। तो 12 नहीं, 18 2 जा 18 5 जा, तो 2/5 आ रहा है, 1/3 नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन से इसलिए बोला क्योंकि ऑप्शन से ज्यादा तेजी से सॉल्व हो जाएगा बनस्पत की आप n1 n2 लिखोगे उससे। ठीक। तो क्या हो जाएगा, n1 कितना दिया है बच्चों यहाँ पे, 2, n2 कितना दिया है आपको, n3 कितना दिया है, n2 3 दिया हुआ है। तो पहला रेड निकला 2/5, फिर दूसरा रेड निकलना 1/4। पहला ब्लैक निकल गया 3/5, दूसरा रेड निकलना 2/4। नीचे लिख दिया अपन 20, 2 प्लस 6 8/20। तो ये भी क्या है बच्चों, 4 2 जा 4 5 जा, 2/5 ईच है। फिर अगला ऑप्शन वेरीफाई कर रहे हैं, ऑप्शन सी। n1 कितना दिया है आपको, 10, और n2 कितना दिया है, 20। तो पहला रेड बॉल निकला 10/20, दूसरा 12/30 है ना, क्योंकि टोटल 30 बॉल हो गई। तो 10/30, और दूसरा क्या निकले, दूसरा भी रेड ही निकले, तो 9/29 प्लस। ओके, पहला ब्लैक निकल जाए 20/30 और दूसरा रेड निकले। हर बार दूसरा रेड ही निकालना है बच्चों। ठीक। तो नीचे कितना हो गया, 29 इंटू 30 870, 90 प्लस 200 तो कितना हो गया, 290। 0 से 0 कैंसिल, 29 3 जा, तो कितना है, 1/3। तो ये ऑप्शन सही है। अब लास्ट ऑप्शन वेरीफाई करना है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या दिया देखो बच्चों, n1 दिया हुआ है 3, n2 दिया हुआ है 6। तो कैसे करेंगे, पहले रेड बॉल निकल गया 3/9, दूसरे बार में भी रेड बॉल निकला 2/9। पहले ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो गया 6/9, दूसरे बार में रेड बॉल निकला 3/8। टोटल कितना हो गया बच्चों, 72। ये कितना है, 6,
प्लस 18, तो 24/72 कितना आएगा 1/3। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों याद रखना कि इक्वेशन एक थी और वेरिएबल दो थे। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो इक्वेशन एक थी और वेरिएबल 4 थे, तो भी ऑप्शन का इस्तेमाल किए थे। यहाँ पे भी हमने किसका इस्तेमाल किया, ऑप्शन का। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड so that the probability of getting at least two head is 0.96। तो किसका सवाल हो गया, बर्नौलिस का, है ना। कितने बार मिनिमम उछालें ताकि कम से कम दो हेड आए, मतलब कम से कम दो हेड मतलब दो हेड भी हो सकते हैं, तीन भी हेड भी हो सकते हैं, चार भी हेड हो सकते हैं। तो कम से कम दो हेड आए तो कैसे लिखेंगे, मान लो कितने बार टॉस कर रहे हैं, n टाइम्स। कितने बार टॉस कर रहे हैं, n टाइम्स। तो दो बार हेड आ सकता है, तो उसको कैसे लिखेंगे, nc2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 का पावर 2, और बाकी सब टाइम्स क्या आना है, टेल्स आना है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 का पावर n-2। बच्चों हम लोग ऐसे लिखते हैं NCR, सक्सेस का पावर R, फेलियर का पावर n-R। P यहाँ पे सक्सेस क्या है, हेड आना, इसलिए 1/2। Q यहाँ पे सक्सेस क्या है, टेल आना है, इसलिए क्या लिखे 1/2। ठीक है, प्लस, तो ये तो n में से दो बार आया, प्लस कितने बार, n में से तीन बार, 1/2 का पावर 3, 1/2 का पावर n-3, n में से चार बार, 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर n-4, डॉट 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 डॉट। ये किससे बड़ा होना चाहिए बच्चों, एटलीस्ट 0.96 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते ना बच्चों, ये तो पैटर्न एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कई बार किया है। मैंने बताया था मेंस के सिलेबस से भले ही हट गया है, लेकिन उससे पहले मेंस में ये सवाल कई बार आता था, है ना। और हम लोगों ने थ्योरी पढ़ते समय कई सारे ऐसे सवाल किए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस दो से ज्यादा, मतलब 1 माइनस 0 सक्सेस, NC0 1/2 का पावर 0, 1/2 का पावर n, माइनस कितना सक्सेस, 1 सक्सेस। तो टोटल में से 0 और 1 माइनस, ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1, उसमें 0 और 1 माइनस करोगे तो ये निकल जाएगा। तो 1/2 का पावर 1, 1/2 का पावर n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.96। ये हो गया बच्चों 1 माइनस NC0 होता है 1, 1/2 का पावर n, NCn होता है n, ये भी होगा 1/2 का पावर n ग्रेटर देन 0.96। अल्टी पल्टी कर दो तो 1 माइनस 0.096 कितना होगा, 0.04 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का पावर n प्लस n इंटू 1/2 का पावर n। दोनों में से क्या कॉमन ले लें बच्चों अपन, यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों 0.04 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का पावर n कॉमन ले लिए, ब्रैकेट अंदर लिखे n+1। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमको हिट एंड ट्रायल करना है। अब रख रख के देखना है कि कौन सा n इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैं n की जगह डाला, n की जगह डाला 3 डाला, क्या डाला, n की जगह 3। तो इस साइड क्या है 0.04 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या आएगा बच्चों 1/2 का पावर क्या 3, और यहाँ पे 4, तो कितना आएगा 1/2, और ये 4 बाई क्या है 100, मतलब क्या है ये 2/50, मतलब 1/25 है, सॉरी। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये तो n इक्वल टू 3 में आया नहीं। अब लगते हैं n इक्वल टू थोड़ा और बड़ा रख के देखते हैं 5, क्या रख के देख रहे हैं 5, तो ये आएगा, ये तो 1/25 है ना, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का पावर 5, और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 6/32 कितना आएगा बच्चों 3/16, 3/16 और 1/25 में कौन बड़ा है, यही बड़ा है भाई, वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 3 में 3 का 25 टाइम्स नीचे आना चाहिए, 3/75 होता तब दोनों बराबर होते, तो ये तो बहुत छोटा है, अभी अभी मतलब ये बहुत बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या डाले, n इक्वल टू 7 डाल लेते हैं, क्या डाल के देखते हैं n इक्वल टू 7, तो 1/25 है इस साइड, तो
इधर 7 डालने से 1/2 का पावर 7 और इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों 8। तो कितना हुआ बच्चों ये 1/128/8। 4 की डबल में आता है 4 2 सा 4 4 3 2 सा तो क्या है 1/16 आ गया ये तो ये 1/16 आ गया तो ग्रेटर है क्या नहीं। अब क्या चेक करते हैं n इक्वल टू 8 8 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ 1/25 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का पावर 8 और ऊपर क्या 9। ये कितना हो गया बच्चा लोग 1/256 और ऊपर आया 9। कट तो रहा नहीं रहा है लेकिन आप ये देखो 9 में 25 मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 9 इंटू 25 कितना आता है 225। तो नीचे अगर 225 होता तब ये दोनों बराबर होते 9 25 कटता। तो 225 से बड़ा नंबर है मतलब ये क्या है छोटा तो इसके लिए क्या कर लेंगे एक्सेप्ट। तो कौन एक्सेप्ट हो जाएगा n इक्वल टू 8। तो मिनिमम कितने नंबर बार टॉस करना पड़ेगा 8 बार। सबको क्लियर मिनिमम कितने बार टॉस करना पड़ेगा 8 बार। तो ये हमारा सवाल था बेसिक प्रोसीजरल सवाल था। हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या लिखा हुआ है बॉक्स 1 contains 3 card number bearing 1 2 3. Box 2 contain 5 cards 1 2 3 4 5. Box 3 contains कितने कार्ड्स 7 कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस। उस कार्ड को क्या बोल रहे हैं हम लोग xi मतलब 1 से निकल रहा है तो x1 बोलते हैं 2 से निकल रहा है तो x2 बोलते हैं 3 से निकल रहा है तो x3 बोल रहे हैं। ठीक है अब दो सवाल है पैराग्राफ क्वेश्चन है दो सवाल है। पहला पार्ट क्या है कि सम शुड बी ऑड। तो बच्चों पहला पार्ट सम शुड बी ऑड तो सम शुड बी ऑड कैसे होता है सॉल्यूशन है ना 51 को सॉल्व 55 को सॉल्व कर रहा हूं सम कैसे ऑड होता है तीनों नंबर ऑड ले लिया ऑड ऑड ऑड। जब मैं तीनों नंबर ऑड लूंगा तो सम ऑड आएगा करके देख लो 3 + 5 + 7 करके देख लो ऑड ही आने वाला है क्योंकि दो ऑड को ऐड करते हैं तो इवन आता है फिर ऑड ऐड करोगे तो भी क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। तीनों ऑड होना चाहिए तो तीनों ऑड कैसे करेंगे यहाँ पे कितने ऑड नंबर है तो उन दोनों में से कोई एक चुन लिए x1 के लिए। यहाँ पे कितने ऑड है 3 इन तीनों में से कोई एक चुन लिए x2 के लिए और यहाँ पे कितने ऑड है 4 चारों में से एक कुछ ऑड कर लिए किसके लिए x3 के लिए। तो ये हो गया ऑड 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 कितना हो गया बच्चों 2 3 जा 6 6 4 जा 24। एक और फेवरेबल केस क्या होगा कि दोनों पहले दो इवन हो मतलब कोई भी दो इवन हो पहले दो नहीं कोई भी दो इवन हो और एक ऑड हो। देखो दूसरा केस क्या होगा दो इवन हो और एक ऑड हो इवन इवन ऐड करने से इवन आएगा और इवन में ऑड नंबर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा ऑड। ठीक है बात समझ में आई। और कोई तरीका होगा दो ऑड एक इवन दो ऑड को ऐड करने से इवन हो जाता है तो इवन प्लस इवन नहीं और कोई तरीका नहीं है तीनों इवन ऐड करने से ऑड आ जाएगा क्या नहीं। तो यही तरीका है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ऑड आखिरी वाले से उठाते हैं पहले दोनों में से इवन उठाते हैं। इधर से इवन कैसे उठाओगे 1c1 है ना पहले से इवन उठा रहे हैं। इधर से इवन कैसे उठाओगे 2c1 इधर से ऑड कैसे उठाओगे 4c1 कितना हुआ बच्चों 2 4 जा 8। फिर इवन उठाए ऑड उठाए इवन उठाए यहाँ से इवन कैसे उठाओगे 1c1 यहाँ से ऑड कैसे उठाओगे 1 2 3 ऑड है तो 3c1 यहाँ से इवन कैसे उठाओगे 1 2 3 3c1 कितना हुआ 9। अब लास्ट क्या है ऑड इवन इवन यहाँ से ऑड कैसे उठाओगे 2c यहाँ से इवन कैसे उठाओगे 2c1 यहाँ से इवन कैसे उठाओगे कितना हुआ 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो ये टोटल केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी लिखना है बच्चों यहां लिख दे रहा हूं प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले फेवरेबल मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा कितने तरीके से नंबर उठ सकते हैं। पहले में से कोई भी 3 उठ सकता है दूसरे में से कोई भी 5 उठ सकता है 5 में से कोई तीसरे में 7 में से कोई भी एक उठ सकता है। और ऊपर 24 + 8 + 9 + 12 कितना होता है बच्चों 24 + 8 32
32 प्लस 21 53 बाई 105। ओके, ये क्या हो गया आपका आंसर। कोई इश्यू किसी को? अब अगला बच्चों, प्रोबेबिलिटी डेट x1 x2 x3 आर इन एपी। तो बच्चों ये चीज भी कर चुके हैं हम लोग प्रैक्टिस में। 3 नंबर एपी में रहते हैं, ये कैसे पता करते हैं? कैसे पता करते हैं? किसी को याद है? नहीं तो फिर मैं बताऊं। ऐसा चलिए देखते हैं। अगर ये तीनों एक्सपी में क्या है एपी में, तो ये ध्यान रखिए क्या होगा, x2 बराबर क्या होगा, x1 प्लस x3 बाई 2। ये बात आपको समझ में आ रही ना? x1 प्लस x3 इवन होना चाहिए, तभी वो डिवाइड बाई 2 होके x2 एक क्या मिलेगा आपको, नेचुरल नंबर या होल नंबर मिलेगा। क्या होना चाहिए, x1 प्लस x3 शुड बी इवन। और x1 x3 इवन हो गया, उसके बाद x2 के लिए आप अब मन से कोई भी नंबर नहीं डाल सकते, उसका सिलेक्शन भी फिक्स हो गया। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, x1 प्लस x3 इवन होना है, उतने केसेस को काउंट करना है और नीचे डिवाइड बाई क्या 105 करिए। x1 प्लस x3 इवन कैसे हो सकता है, या तो दोनों क्या हो इवन हो, तब भी इवन हो सकता है। तो इवन यहां से इवन कितने तरीके से उठा सकता हूं, 1C1। यहां से इवन कितने तरीके से उठा सकता हूं, 3C1। कितना हो गया टोटल 3। पहले लेकिन ये भी चेक कर लो कि मैक्सिमम नंबर का 2 प्लस 6 कितना होता है, 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, इसके अंदर आता है ना। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे वो नंबर ही ना आता हो, उसको अवॉइड करना है। लेकिन मैक्सिमम वाला चेक कर लिए तो उसके अलावा चेक करने की जरूरत नहीं है। और कैसे इवन आ सकता है, ऑड प्लस ऑड। यहां से कितने तरीके से उठा सकते हैं, 2C1। यहां से कितने तरीके से उठा सकते हैं, 4C1। अब एक बार मैक्सिमम मैक्सिमम वाला नंबर उठा के देख लो, 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 कितना होता है 10, 10 डिवाइड बाई 2 5 आता है। तो हाँ भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो ये कितना हुआ 8। तो टोटल कितने हो गए फेवरेबल वेज 11। टोटल फेवरेबल वेज कितने हो गए 11, और नीचे क्या हो गया, आंसर क्या हो गया। ठीक है, कोई इश्यू किसी को नहीं, बढ़े आगे चलिए। ये भी पैराग्राफ क्वेश्चन है, पैराग्राफ क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ए बॉक्स B1 कंटेन, तो बॉक्स B1 बना लेता हूं। इसमें क्या क्या है, एक व्हाइट 3 रेड 2 ब्लैक। बॉक्स B2 कंटेन 2 व्हाइट 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स। बॉक्स B3 कंटेन 3 व्हाइट 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, बस है सवाल में, if one ball is drawn from each of the 3 boxes B1 B2 B3, probability that the 3 balls are of same color। तो क्या probability हो सकती है, तीनों क्या हो जाए व्हाइट व्हाइट व्हाइट। पहले से व्हाइट निकलने के चांसेस क्या होंगे, दूसरे से व्हाइट निकलने के चांसेस क्या होंगे 2/9, तीसरे से व्हाइट निकलने के चांसेस क्या, ठीक है एक ये तरीका प्लस तीनों से क्या निकले रेड रेड रेड, फिर तीनों से क्या निकले ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ही है ना, हाँ। तो तीनों से रेड, पहले तीसरे रेड क्या निकलेगा 3/6 इंटू 3/9 इंटू 4/12 प्लस 2/6 इंटू 4/9 इंटू 5/12। तो पहले तो ये कर लेते हैं, 12 9 का कितना होता है 108, 108 इंटू 6 कितना होता है 648। तो सबका नीचे 648 तो आना ही चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत कठिन कैलकुलेशन नहीं है। 3 2 6 होता है बच्चों, 3 3 9, 4 36 होता है बच्चों, 2 4 8
40 होता है बच्चों, तो 42 प्लस 40 82 बाई 648, ठीक है, कोई इशू। अगला देखिए, इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम रेंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, फ्रॉम रेंडमली सेलेक्टेड बॉक्स, वन is white and other is red, the probability that this ball are drawn from box B2। मतलब ये किसका सवाल हो गया, बेस थ्योरम का, ठीक है। हर बॉक्स से एक व्हाइट और एक रेड बॉल निकला है और हमको बताना है वो बॉक्स B2 से निकला हो, तो प्रोबेबिलिटी B2 डिवाइड बाई 1 रेड 1 व्हाइट एंड 1 रेड, ठीक। ये बेस थ्योरम का सवाल हो गया। तो कितने तरीके से 1 व्हाइट और 1 रेड निकल सकता है, पहले तो बॉक्स B1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बाई 3, उसमें कितने व्हाइट हैं कितने वो हैं रेड, एक व्हाइट है और 3 रेड है। मैं कितने बॉल ड्रॉ कर रहा हूं, 2, टोटल कितने बॉल्स हैं इसमें 6, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा बच्चों 6C2, है ना, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 6C2, और एक बॉल निकलनी चाहिए व्हाइट, तो 1C1, और एक बॉल निकलनी चाहिए क्या रेड, तो क्या लिखेंगे 3C1। क्लैरिटी है, एक बॉल रेड की सेलेक्ट होनी चाहिए और एक बॉल व्हाइट की सेलेक्ट होनी चाहिए, प्लस 1/3 बॉक्स B2 सेलेक्ट हुआ, वहां पे कितने बॉल्स है टोटल बच्चों 9, तो नीचे लिखेंगे क्या 9C2। अब एक व्हाइट होना चाहिए और एक रेड होना चाहिए, तो व्हाइट सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2C1, और रेड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो 3C1 प्लस 1/3, इसमें कितनी बॉल थी बच्चों 12, तो 12C2। एक व्हाइट सेलेक्ट होनी चाहिए तो 3C1, एक रेड सेलेक्ट होनी चाहिए 4C1, तो क्या लिखेंगे, अरे भाई क्या लिखेंगे 3C1 इंटू 4C1। अब ऊपर किसका कंट्रीब्यूशन चाहिए B2 का, तो ऊपर वाले में क्या लिख दिए B2 का आंसर, इसको कैलकुलेट करना है, ओके, इसको क्या कैलकुलेट करना है 1/3 तो सबका उड़ गया, है ना। अब चलिए 2 3 जा 6, 9C2 होता है बच्चों 36, 1/3 3 6, ये कितना होता है 15 प्लस 3 2 6/36 प्लस 3 4 12 बाई 12C2 कितना होता है बच्चों 66, है ना, 12 इंटू 11/2 66। अब काटम किटी कर देते हैं बच्चों, पलटू पन्ना, तो ऊपर 6/36 को 1/6 लिख दिया, नीचे भी 1/6 लिख दिया, 12/36 को 2/11 लिख दिया, 6 से गया, और इसको लिख दिया बच्चों 3 से 3 कट गया 1/15 लिख दिया, चलेगा आप लोगों को ये, अच्छा 1/3 पहले ही कट चुका है बच्चों, उसको नहीं लिखना है, तो 3/5 तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 1/15 नहीं 1/5, एलसीएम कितना आएगा 66 इंटू 5 कितना होता है 66 इंटू 5 330, यहाँ क्या आएगा 66, यहाँ क्या आएगा 55, यहाँ क्या आएगा 60, ऊपर क्या आएगा 1/6, टोटल कितना हुआ बच्चों लोग, ऊपर कितना हुआ, तो ये कितना हुआ 181, अब 6 के टेबल में 55 टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा 55/181। ओके, सबको क्लियर, तो बेसिकली बस यही करना था, है ना, बेस थ्योरम का सवाल था। आगे बढ़ रहे बच्चों हम लोग हैं बच्चों,
of the three independent events E1, E2, E3, probability of only E1 occurring. Only E1 occurring मतलब P of E1 intersection E2 complement intersection E3 complement. ये कितना दिया हुआ बच्चों? अल्फा. ठीक. फिर only E2 occurs. P of E2 intersection E1 complement intersection E3 complement. ये कितना है? बीटा. Only E3 occurs. E1 complement E2 complement सिर्फ क्या? E3. ये कितना दिया हुआ है? गामा. P be the none of the events occurs. मतलब P बराबर क्या दिया हुआ है? P of E1 intersection E1 complement intersection E2 complement intersection E3 complement. ये क्या दिया हुआ है? P. फिर उसके बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं इन लोग. आपको बताना है P of E1 by P of E2 बाई अपॉन है ना. P of E1 by E2 नहीं है. P of E1 निकालना अलग से, P of E2 निकालना है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? P of E1 को क्या मान ले रहे हैं? X. P of E2 को क्या मान ले रहे हैं? Y. और P of E3 को क्या मान ले रहे हैं? Z. ठीक है, चलेगा आप लोगों को? ठीक. अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तीनों के मल्टीप्लीकेशन जैसे लिख सकता हूं. तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? ध्यान दीजिए. P of E1 क्या है? X. P of E2 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो गया? अल्फा. सिमिलरली यहां पे E2 है तो y इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस जेड बराबर बीटा. और तीसरा z इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई बराबर गामा. और तीनों का कॉम्प्लीमेंट बराबर p. यहां तक क्लियर? ठीक. अब पहला इक्वेशन क्या है? अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी बराबर अल्फा बीटा. क्या है? अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी बराबर अल्फा बीटा. अब क्या करूंगा? ये सब वैल्यूज रख रहा हूं पहले इक्वेशन में. ये सब वैल्यू रख रहा हूं पहले इक्वेशन में. तो देखिए अल्फा की जगह रखा बच्चों क्या? x 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड माइनस 2y 1 माइनस एक्स 1 माइनस जेड. यहां तक क्लियर? और p की जगह रख दिया बच्चों क्या? 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा. तो x इंटू 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड y इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस जेड. यहां तक क्लियर सबको? बस वैल्यूज पुट किया हूं और कुछ तो किया नहीं हूं. अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है. 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई कट गया. 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स कट गया. 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड कट गया. इधर और इधर क्या कॉमन है? 1 माइनस जेड कॉमन है तो वो कॉमन निकल के इस वाले 1 माइनस जेड से कट गया. तो बचा गया है सिर्फ यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ का बचा है एक्स इंटू 1 माइनस वाई माइनस 2y इंटू 1 माइनस एक्स. ठीक. अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस एक्स वाई माइनस 2y प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स वाई. तो ये प्लस 2xy माइनस एक्स वाई क्या होगा? प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो यहां से क्या निकला? x इक्वल टू 2y. इसका मतलब p ऑफ E1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स p ऑफ E2. आई बात समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सेकंड इक्वेशन में रखेंगे है ना. सेकंड इक्वेशन क्या है? देखो बच्चों बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी बराबर 2 बीटा गामा. चलिए रखते हैं. बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी बराबर 2 बीटा गामा. हाँ ठीक. तो बीटा क्या है बच्चों? y इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस जेड.
3 गामा क्या है बच्चों, z इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। p क्या है बच्चों, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड। किसी को कोई इशू? अब इज इक्वल टू 2 तो 2 है। बीटा क्या है बच्चा लोग, y इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस जेड। और गामा क्या है, z इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। अब देखिए 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स एक्स कट गया, 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई एक कट गया, 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड एक कट गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 माइनस एक्स कॉमन निकल के इस वाले 1 माइनस एक्स से कट गया, तो इधर क्या निकला है बच्चों, 2yz बचा है। क्या बचा है इस साइड, 2yz। इधर क्या बचा है, y इंटू 1 माइनस जेड माइनस 3z इंटू 1 माइनस वाई। करते हैं तो क्या निकलेगा, y माइनस वाई जेड माइनस 3z प्लस 3yz इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2yz। ये कितना होगा, 2yz। तो 2yz भी कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या निकला, 3z। और यहां से y क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 है, तो यहां डाल देंगे क्या, y की जगह x बाई 2 इज इक्वल टू 3z। तो यहां से अगर आप देखो x बाई जेड कितना निकलेगा, 6। तो ये p ऑफ E1 अपॉन p ऑफ E2 इज इक्वल टू कितना गया, 6। ये सेम हूबहू सवाल कहां पूछा गया है बच्चों, मेंस। ओके, कोई इशू नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। बढ़े आगे, चलिए। क्वेश्चन में दिया है 4 पेयर डाइस D1 D2 D2 D4 ईच हैविंग 6 फेस, वही 1 2 3 4 नॉर्मल है। प्रोबेबिलिटी दैट D4 हैविंग वन ऑफ दी D1 D2 एंड D3। तो पहले ना फेवरेबल केसेस निकाल रहा हूं मैं, D1 D2 D3 D4। अब इनमें से कोई कोई कभी एक नंबर इसके साथ आना चाहिए, ये बोल रहा है ना। प्रोबेबिलिटी दैट D4 शोज वन ऑफ द नंबर अपेयरिंग ऑन D1 D2 D3। ठीक है, तो ये हो सकता है बच्चों D1 और D4 सेम हो, एक केस ये हो सकता है ना, केस 1। ठीक, D1 और D4 सेम हो तो सबसे पहले कैसे होगा, 6C1 में से एक नंबर चुना मैं और वो D1 और D4 दोनों को दे दिया। ठीक, इनटू अब बच्चे मेरे पास कितने नंबर, 5 नंबर। D2 और D3 में वही नंबर नहीं आने चाहिए भैया, नहीं तो फिर हम सब सेम लिखते ना। ठीक है, तो अब क्या D2 और D3 में क्या आना चाहिए, अलग नंबर आना चाहिए। उन लोगों के आपस में सेम हो सकते हैं, तो इसको कितने तरीके से भर सकता हूँ, D1 को 5 तरीके से और D3 को भी कितने तरीके से भर सकता हूँ, 5 तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक से लेके, जैसे मान लो अगर यहाँ पे आप 3 3 भर दिए तो यहाँ पे भी 1 2 4 5 6 कुछ भी भर सकते हो, इसमें भी और इसमें भी, ये सब में कुछ भी भर सकते हो। सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तो कुछ भी भर सकते हैं। ठीक है, कोई क्लियरिटी, कोई डाउट? तो ये ऐसे ही बच्चों, ऐसे पेयर कितने साथ बन सकते हैं, जैसे हमारे D1 D4 को सेम किया, वैसे किसी को किसको सेम कर सकता हूँ, D1 D2 D2 D4 को और D3 D4 को। तो कितने तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, गिनते, 6 इंटू 25 150 इंटू 3 450। अब बच्चों केस 2, पहले तो D4 और D1 सेम थे, अब क्या होगा, D1 D2 और D4 सेम हो गए, मतलब कोई इन दोनों में से सेम और उसके साथ ये, है ना। तो कैसा, D1 D2 D4 सेम हो गए। ठीक, तो D1 D2 D4 तीनों सेम थे, सबसे पहले 6 में से कोई एक नंबर चुने, वो किसको दे दिए, तीनों को दे दिए, इनटू अब बचा किसके लिए, D3 के लिए। D3 के लिए कितने तरीके से चुन सकते हो, 5। ठीक, अब कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं बच्चों, D1 D2 D4 किए, D4 तो फिक्स ही रखना है मेरे को, और इन तीनों में से कोई दो चुनना है, मतलब किससे चुनूंगा,
समझ में आई? 3C2 से चुनूंगा ना, इन तीनों में से अगर कोई दो चुनना है तो। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो हाथों से चुन लो। D1 D3 चुनोगे एक, और D2 D3 चुनोगे एक, और कुछ नहीं चुन पाओगे। तो कितने तरीके होंगे? 3। 3C2 3 कितना होता है? 3। कितना हुआ ये देखो बच्चों, 5 6 30 3 90। अब एक तरीका और क्या होगा बच्चों? एक और तरीका क्या है? सब सेम, D1 D2 D3 D4 सब सेम। सब सेम मतलब कितने तरीके से हो सकता है? चारों को एक दे दिए, टोटल कितना हो गया? अब टोटल वेज को ऐड कर दो, 450 प्लस 90 प्लस 6 कितना हो गया? 546 डिवाइड बाई, अब प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं ना बच्चों, है ना, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज। सबको कितने तरीके से देखते हैं? 6, तो 6 का पावर 4, 6 का पावर 4। तो 6 के पावर 4 को कैसे लिख सकता हूं बच्चों में? अगर आप देखें सबके नीचे 216 लिखा हुआ है, तो 6 क्यूब इंटू 6 लिख दिया। 6 क्यूब कितना होता है? 216 इंटू 6 हो गया 546। तो 6 कितने था? 1 6 91 था, तो क्या आएगा? 91/216। ओके, अच्छा। और क्या, अगर जैसे आप लोग को लग रहा है कि यार सर आपने टोटल में से सबके अलग क्यों नहीं माइनस कर दिए, है ना, ऐसे कि टोटल में से सबके अलग कर दो, तो लेकिन वो केस गलत हो जाएगा बच्चों। टोटल में से अगर मैं 4 फैक्टोरियल माइनस करूंगा तो वो केस अलग हो जाएगा। क्यों? उसमें चारों के चारों अलग है। इसमें ये भी केस है कि ये तीनों सेम और ये अलग भी लेना पड़ेगा वो टोटल में से जब माइनस करना है तो, इसलिए हम टोटल में से माइनस नहीं कर सकते। कोई और किसी को डाउट? कुछ और लगता कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ या क्यों नहीं हुआ? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का यही है बच्चों कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा तरीका गलत क्यों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या दिया हुआ है? लेट एक्स एंड वाई बी टू इवेंट्स, पी ऑफ एक्स बाई वाई दिया हुआ है 1/2, पी ऑफ एक्स बाई वाई दिया हुआ है 1/2। इसका मतलब पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइड बाई पी ऑफ वाई दिया हुआ बच्चों लोग आपको 1/2। पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई दिया है क्या? यस, 1/6। 1/6 डिवाइड बाई पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2। तो पी ऑफ वाई कितना निकला? 1/3। फिर उसके बाद पी ऑफ वाई बाई एक्स कितना दिया हुआ बच्चों? 1/3। तो पी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एक्स डिवाइड बाई पी ऑफ एक्स दिया हुआ बच्चों 1/3। ये हो गया 1/6। तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं पी ऑफ एक्स, चलेगा आप लोगों को? 1/2 वैल्यू डाला हूं बस और लिखा हूं। अब एक एक करके सब चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले यूनियन 2/3 है कि नहीं है। तो पी ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या होता है बच्चों? पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। पी ऑफ एक्स कितना निकला? 1/2। पी ऑफ वाई कितना निकला? 1/3 माइनस 1/6। कितना हो रहा है बच्चों? ये हो गया बच्चों 6। कितना हो गया? 6। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1 कितना हो गया? मतलब 2/3। तो ये तो सही है, ये तो सही है। अब अगला, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं? पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई के बराबर है? हमारा सवाल है क्या इसके बराबर है? यस, हाँ भाई इसके बराबर है। कैसे? 1/2 इंटू 1/3 करूंगा कितना आएगा? 1/6। ये भी कितना है? 1/6। तो इंडिपेंडेंट भी है। तो नॉट इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकता। अब ये बच्चों ये कैसे निकालेंगे? भैया एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो P ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई निकालना है तो P ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ वाई लिख सकता हूं। P ऑफ वाई कितना है बच्चों हमारे पास? P ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट भी कितना निकलेगा? 1/2। क्यों? P ऑफ एक्स 1/2 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? 1 माइनस 1/2। कितना हो गया? 1/6। तो क्या 1/6 दिया है? ऑप्शन क्या? ए एंड बी। A ship is fitted with 3 engines, E1, E2 और E3। 3 इंजन है बच्चों। Engine functions independently of each other with respective probabilities 1/2, 1/4, 1/4। कोई इशू किसी को? नहीं।
फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल एटलीस्ट 2 ऑफ देम मस्ट बी फंक्शन। तो चलने के लिए कम से कम 2 होने चाहिए, तीनों के तीनों भी हो सकते हैं। लेट एक्स डिनोट द इवेंट दैट शिफ्ट इज क्या ऑपरेशनल। तो पी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पी ऑफ एक्स। शिप ऑपरेशनल होनी है, तो तीनों के तीनों चले तो भी ऑपरेशनल हो जाएंगी, है ना बच्चों? तो E1 चला, E2 चला और E3 भी चला, प्लस E1 ना चले बाकी दोनों चल जाए। E1 नहीं चलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। बाकी दो चलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये क्या हो गया? E1 नहीं चला, E2 चला, E3 चला। फिर E2 नहीं चला और बाकी दोनों चल गए, तो E2 नहीं चलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4। तो E2 कॉम्प्लीमेंट E3। और फिर अब अगला क्या बचा है? E3 नहीं चला, E1 E2 चल गया। बच्चों इसके अलावा कोई और कुछ है आपके पास? इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, इसके बिना तो होगा नहीं। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? नीचे लिख दूं बच्चों 8, नहीं 4 to the 8 for the 32। ऊपर कितना आएगा? 1 + 1 + 3 + 3, तो 6 + 2 8/30। तो चलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4। P of x। अब x1 डिनोट रिस्पेक्टिवली द इंजन, तो ये P of x1 है बच्चों, ये P of x2 है और ये P of x3 है। बात समझ में आ रही? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला है P of x1 कॉम्प्लीमेंट बाई P of x1, P of x1 कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई P of x1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? नीचे हो जाएगा P of x1 बाई x है, सॉरी क्या है बच्चों? P of x1 कॉम्प्लीमेंट बाई x, तो नीचे आ जाएगा क्या? P of x और ऊपर आ जाएगा P of x इंटरसेक्शन x1 कॉम्प्लीमेंट। P of x कितना है बच्चा लोग? 1/4। x चले कब? जब x1 नहीं चल रहा है। x चले लेकिन कब? जब x1 नहीं चल रहा है। तो देखो x1 नहीं चल रहा है मतलब E1 इंजन नहीं चल रहा है, तब चलना चाहिए। तो ये केस नहीं लेंगे, ये केस नहीं लेंगे और ये केस नहीं लेंगे। कौन सा केस लेंगे? सिर्फ ऊपर वाला। तो क्या लेंगे? 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4। कितना आ रहा बच्चों? ये 1/8। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अब अगला, एग्जैक्टली 2 इंजन वर्किंग बाई x, है ना? सेकंड पार्ट ए हो गया, पार्ट बी एग्जैक्टली 2 डिवाइड बाई x। डिवाइड बाई x नीचे कितना है? x 1/4। ठीक है, ऊपर एग्जैक्टली 2 वर्किंग। एग्जैक्टली 2 वर्किंग मतलब ये 3 वाला हटा के बाकी सब कितना होगा सम? 1 + 3 + 3 कितना? 7। 7 बाई क्या बच्चों? 32। कितना हो जाएगा? 4 8 कितना हुआ? 7/8। ये है क्या? बात सुन मारी। अब ये क्या है? P of x by x2, P of x by x2। तो नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? P of x2। नीचे क्या लिखेंगे? P of x2। और P ऊपर क्या लिखेंगे? P of x2 इंटरसेक्शन x, है ना? P of x2 कितना है बच्चों? 1/4। और ऊपर इंजन चलना चाहिए, लेकिन किसके कारण चलना चाहिए? x2 चलना ही चलना चाहिए। तो कौन कौन सा तरीका है? ये और ये। तो ये कितना है? 1। ये कितना है? 1 और ये कितना है? 3।
टोटल कितना हो गया 5। तो ऊपर क्या आ गया बच्चों 5/32 कितना हो गया 5/8। तो ये क्या सही है। अब उल्टा क्या है P ऑफ x/x1। तो ये कितना होगा नीचे x1 कितना है बच्चों 1/2। और ऊपर क्या लिखना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। मतलब x1 के कारण इंजन चलना चाहिए, मतलब x1 के साथ इंजन चलना चाहिए। तो ये प्लस ये तो कितना हो गया 1 +3 कितना 7/32। 7/32 तो कितना जाएगा बच्चों 7/। तो ये भी क्या हो गया बच्चों ऑप्शन क्या हो गया बी और डी। कोई इश्यू किसी को बढ़िया आगे। लेट ई एंड एफ बी द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट दिया मतलब इंटरसेक्शन का मल्टीप्लीकेशन, इंटरसेक्शन मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ए एंड बी आर प्रोबेबिलिटी, फिर से पढ़ता हूं। Let E and F be two independent events. Probability that exactly one of them occurs is 11/25. तो ऐसा बना लेते हैं वेन डायग्राम फटाफट। इसको बच्चों मैं A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको C बोल देता हूं, इसको D बोल देता हूं, ठीक है। इसको E बोल देता हूं इवेंट E, इसको बोल देता हूं इवेंट F। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम ऑकर्स मतलब A + C दिया हुआ है कितना 11/25। नन ऑफ देम ऑकर्स मतलब D दिया हुआ है बच्चों आपको कितना 2/25। नन ऑफ देम मतलब D। सबका सम कितना होता है बच्चों A + B + C + D कितना होता है 1। तो यहां से A + C की वैल्यू पता है मेरे को कितना 11/25। D की वैल्यू पता है कितना 2/25 प्लस B = 1। तो यहां से B क्या निकलेगा बच्चों B निकलेगा बच्चों क्या 13/13 नहीं 12/25। क्या निकलेगा 12/25। ठीक है चलिए अब एक एक करके देखते हैं। अब और तो कुछ कर नहीं सकते है ना, और कुछ कर नहीं सकते। अब हम ऑप्शन से सहारा लेके जवाब सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मोर देन वन करेक्ट है ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए P ऑफ ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। P ऑफ E1 मतलब ये क्या दिया हुआ बच्चों P ऑफ E1 दिया हुआ है बच्चों 4/5 और P ऑफ E2 EF P ऑफ F दिया है कितना 3/5। और हम दोनों का इंटरसेक्शन तो निकाल ही लिए ना, इंटरसेक्शन B होता है। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है 12/25। 12/25। अब यूनियन भी आप लोगों को पता है यूनियन कितना निकल रहा है A + B + C कितना निकल रहा है 23/25। तो पहली बात तो ये देखिए ये चेक कीजिए क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट वाली कंडीशन वो कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। यस इंडिपेंडेंट इवेंट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं क्या यूनियन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यूनियन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं तो क्या करेंगे P ऑफ E यूनियन F निकालेंगे। क्या निकालेंगे P ऑफ E + P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। क्लियर। P ऑफ E कितना है बच्चे लोग 4/5। P ऑफ F कितना है 3/5 माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है 12/25। कितना हो रहा है बच्चों देखो 25। ये आएगा बच्चों 5 तो 20। ये आएगा बच्चों 5 तो 15 माइनस 12 कितना रहा है बच्चों 23/। तो ये भी मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो क्या है करेक्ट। अब उस दूसरा ऑप्शन को देखिए 1/5 × 3/5। क्या इंटरसेक्शन कोई मैच कर रहा है क्या वो इंटरसेक्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो गया। इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन में बराबर आना चाहिए, आ ही नहीं रहा है। क्या ये इंटरसेक्शन को मैच कर रहा है तो ये भी नहीं गया। क्या ये इंटरसेक्शन को मैच कर रहा है क्या ये उस चीज को मैच करेगा तो ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया बात समझ में आई? बढ़ जाओगे।
Let u1 and u2 be two urns. u1 contains, u1 में क्या क्या है बच्चों देखो, 3 white और 2 red, ठीक है। u2 में क्या क्या है बच्चों, 1 white और कोई नहीं है। A fair coin is tossed. Fair coin is tossed. If head appears, then one ball is drawn from u1 and put to u2. ठीक, मतलब अगर हेड आया तो हम कहां जाएंगे, एक बॉल निकालेंगे और कहां डालेंगे, u2 में डालेंगे। ओके, u1 से निकाल के u2 में। और टेल आया तो 2 बॉल डालेंगे। कितने बॉल डालेंगे, 2 बॉल, u1 से u2 में। अब उसके बाद एक बॉल निकाल रहे हैं, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज बीइंग व्हाइट। तो u2 से निकालना है व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी। u2 से क्या निकालने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट निकलने से प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला हेड आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। अब एक बॉल ट्रांसफर होनी है, अब वो बॉल ट्रांसफर हो सकती है क्या बच्चों, व्हाइट, व्हाइट बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर दूसरे से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब व्हाइट निकल के यहां गई तो यहां पे भी कितने व्हाइट हो जाएंगे, 2 व्हाइट हो जाएंगी, और दोनों व्हाइट के व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, प्लस रेड बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी 2/5। और अब जब 2/5 हो गया तो यहां पे एक रेड और एक व्हाइट हो गया, तो वहां पे व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हेड के रास्ते व्हाइट निकलने की u2 से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 4/5 2/5 आ जाएगा। ये रास्ते से क्या आया, 2/5। कोई इशू किसी को। अब टेल आया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब 2 बॉल ट्रांसफर होनी है बच्चों, दोनों की दोनों व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, 3c2/5c2। क्या लिखोगे, 3c2/5c2। ओके, अब फिर वहां से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि तीनों की तीनों व्हाइट हो जाएगी। फिर दोनों की दोनों रेड निकल गई, दोनों की दोनों क्या निकल गई, रेड निकल गई, तो क्या लिखोगे, 2c2/5c2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक व्हाइट और 2 रेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3, प्लस एक व्हाइट निकले एक रेड निकले, तो क्या लिखोगे, 3c1 इंटू 2c1 डिवाइड बाई 5c2। तो यहां पे अब 2 व्हाइट और एक रेड हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 2/3। कितनी जाएगी प्रोबेबिलिटी, 2/3। ठीक है, अब देखिए क्या बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1/2, 3c2 होता है बच्चों 3, 5c2 होता है बच्चों 10, तो क्या हो जाएगा 3/10, प्लस 2c2 होता है 1 और ये होता है 10, तो 1/10 इंटू 1/3, प्लस अगला क्या है बच्चों, 3c1, तो ऊपर हो गया 6 नीचे हो गया 10, ऊपर हो गया 6 नीचे हो गया 10 इंटू 2/3। ठीक है बच्चों, करें आगे, तो 1/2 3/10, तो 9/30 लिख देता हूं इसको, 1/30 लिख देता हूं इसको, 12/30 लिख देता हूं इसको। टोटल कितना हो रहा है बच्चों, 22/30। हाँ ना तो बोलो, हाँ ना तो बोलो, कितना हो गया ये, 11/30। किस रास्ते से, टेल वाले रास्ते से, और उस वाले रास्ते से कितनी थी, 2/5, दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 2/5 प्लस 11/30, एलसीएम क्या आएगा 30, यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा 6, कितना हो गया 12 प्लस 11 कितना हो गया बच्चों, 23/30। है ऑप्शन ऐसा, चलिए अगला सवाल देखते हैं। गिवन डेट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। अब ये तो किसका सवाल हो गया, बेस थ्योरम का। ड्रॉन बॉल व्हाइट है, व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी अपनी, 23/30।
आपको बताना है कि हेड अपीयर हुआ, हेड के रास्ते वो वाले क्या था प्रोबेबिलिटी, हेड के रास्ते क्या था 2/5, हेड के रास्ते क्या था 2/5, तो 5 कितना था बच्चों 6 था, तो कितना आया 12/23 है ऑप्शन। ठीक है, कोई इशू किसी को? सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और व्हाइट विथ प्रोबेबिलिटी 4/5, तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितना है बच्चा लोग 4/5, और रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 1/5। किसी को कोई इशू नहीं। इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए एंड ट्रांसमिटेड बाय रिसीव्ड बाय स्टेशन ए देन ट्रांसमिटेड टू बी, मतलब ए से रिसीव होता है और फिर उधर से कहां जाता है बी को जाता है। प्रोबेबिलिटी दैट ईच स्टेशन रिसीव करेक्टली, ये भी किससे करता है 3/4, ये भी कितने करेक्टली रिसीव करता है 3/4। इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, ये ग्रीन है ये हमको पता है, आपको बताना है ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन होगा कि नहीं होगा। किसका सवाल हो गया बेस थ्योरम लगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा है बच्चों, ये दे दिया है कि रिसीव्ड सिग्नल बाय जीबी इज ग्रीन, ग्रीन रिसीव किया है, ओरिजिनल भी क्या हो ग्रीन हो। तो सबसे पहले तो ग्रीन रिसीव कैसे कैसे कर सकता है ये लिखते थे नीचे। शुरू में ही ग्रीन था है ना, शुरू में क्या था ग्रीन था, तो शुरू में ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 4/5। फिर जो स्टेशन ए है उसको सही रीड करे, उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर स्टेशन ए सही रीड किया मतलब स्टेशन ए क्या रीड कर गया ग्रीन रीड कर गया, अब स्टेशन बी भी सही रीड करे, ये हो गया ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था, स्टेशन ए भी सही रिसीव किया, स्टेशन बी भी सही रिसीव किया, कोई दिक्कत? अब अगला, ये ग्रीन है 4/5, ये गलत रीड करे, ये गलत रीड करेगा, कैसे गलत रीड करेगा, तो अब ये क्या रीड कर गया मतलब ये, अब ये भी गलत रीड करेगा तभी जाके ग्रीन होगा, तो ये कैसे गलत रीड करेगा, एक ये तरीका हो गया प्लस, तो ये ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल ग्रीन था बच्चों, ये भी ओरिजिनल ग्रीन था। अब सोचिए और कोई तरीका है ओरिजिनल ग्रीन हो, ओरिजिनल ग्रीन हो ये सही कर दे ये गलत कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा, ओरिजिनल ग्रीन हो ये भी गलत करे ये भी गलत करे तब हो गया, ये सही, और कुछ तरीका हो सकता है ये सही करे और ये गलत और ये सही, समझ गया ना? अगर ये गलत कर दिया तो क्या हो जाएगा ये रेड, और कोई तरीका है नहीं, और कोई तरीका नहीं है कि ओरिजिनल ग्रीन हो और ये सब हो जाए। अब ओरिजिनल क्या हो रेड हो, ओरिजिनल क्या हो रेड हो, ये क्या कर दे इसको सही रीड कर दे, ओरिजिनल रेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, ओरिजिनल रेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, ये सही रीड कर दे उसकी प्रोबेबिलिटी, अब ये 3/4 कर दिया मतलब ये रेड है, ये इसको क्या पढ़ा है रेड, अब इसको ग्रीन पढ़ना है मतलब इसको क्या पढ़ना है गलत पढ़ना है 1/4, ओरिजिनल रेड है ये सही पढ़े ये गलत पढ़े कितना हो जाएगा 1/4, ये गलत पढ़ दिया मतलब ये रेड को क्या पढ़ दिया है ग्रीन, अब इसको भी ग्रीन पढ़ने के लिए इसको क्या पढ़ना पड़ेगा सही पढ़ना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे दोनों सही पढ़ने से होगा क्या नहीं, और कोई तरीका है क्या? तो ये हो गया बच्चों रेड ओरिजिनल सिग्नल है तो ग्रीन होने के चांसेस है ना, दोनों गलत होंगे तो भी ग्रीन नहीं हो पाएगा, दोनों सही होंगे तो भी ग्रीन नहीं हो पाएगा, एक गलत एक सही से हो गया। ठीक, अब ऊपर क्या लिखेंगे, शुरू में भी ग्रीन था और ये था तो कौन सा दो लिखेंगे, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था ये दोनों लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4 प्लस 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4, इसको कैलकुलेट करना है बच्चों, करें कैलकुलेट, पढ़ना पलटू,
तो ऊपर हो गया बच्चों 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 प्लस 4 40 डिवाइड बाय 5 4 जा 20 4 जा 80, है ना। नीचे ये कितना हुआ 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 3 43 प्लस 3 46 बाई क्या बच्चों, ये दोनों कट गया। अब ये किससे कटा था बच्चों 20 बाई 23, और कुछ कटेगा तो कौन सा ऑप्शन, बात समझ में आई? कोई इशू तो नहीं। रेड क्यों रीड करने का प्रोबेबिलिटी, जब कैसे ये ए वाला, ये ग्रीन भेजा, ये भी ग्रीन कर लिया करेक्ट, तो तुम इसको रेड करवाना चाह रहे हो यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, वो तो रीड कर रहा है ना भाई, वो तो थोड़ी ना, वो हर स्टेशन पे थोड़ी ना ग्रीन और रेड दोबारा दोबारा चला रहे हैं। दोनों जो स्टेशन है बस वो रीड करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ए फेयर डाइस वाज थ्रोन थ्री टाइम्स, कितने बार फेंक रहे हैं बच्चों, 3 बार फेंक रहे हैं। R1 R2 R3 बी द नंबर ऑब्टेन्स ऑन डाई, तो R1 R2 R3 में क्या क्या आ सकता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। देन द प्रोबेबिलिटी डेट ओमेगा का पावर R1 प्लस ओमेगा का पावर R2 प्लस ओमेगा का पावर R3 बराबर 0 होगा, ये प्रोबेबिलिटी बतानी। तो बच्चों सैंपल स्पेस मैं लिख देता हूं, सैंपल स्पेस क्या लिख देता हूं मैं, क्या लिखूंगा, 3 प्रकार का है तो 1 बाई मतलब 216, सैंपल स्पेस मैंने लिख दिया 216। दूसरे सोचने की जवाबदारी आपकी। सम कैसे 0 होता है, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो 0 हो जाएगा, और ओमेगा अपनी साइकिल में खुद को रिपीट करता है। बच्चों सम 0 जब होगा जब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस वन हो, है ना। ओमेगा का ये होता है बच्चों ओमेगा ऑफ 3n प्लस 2, ये होता है ओमेगा ऑफ 3n प्लस 1, और ये होता है ओमेगा ऑफ 3n। मतलब अगर इस टाइप के अगर नंबर आए तो तीनों का सम क्या होगा 0। तो अब ओमेगा का पावर 3n, मतलब 3n टाइप के कितने नंबर है मेरे पास, 2 नंबर है 3 और 6। 3n प्लस 1 टाइप के कितने नंबर है 2 और 5, 1 और 4। 3n प्लस 2 टाइप के कितने नंबर है मेरे पास 2 और 5। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों एक केस ले रहा हूं जिसमें R1 को मिल रहा है 3n टाइप का नंबर, R2 को मिल रहा है 3n प्लस 1 टाइप का नंबर, और R3 को मिल रहा है 3n प्लस 2 टाइप का नंबर। बात समझ में आई, ये पहला केस ले रहा हूं ताकि सम क्या आ जाए 0 आ जाए। तो R1 को 3n टाइप के नंबर कितने तरीके से मिल सकते हैं, 2 तरीके से मिल सकते हैं, या तो 3 या तो 6। R2 को 3n प्लस 1 टाइप के नंबर कितने तरीके से मिल सकते हैं, R3 को 3n प्लस 2 टाइप के नंबर कितने मिल सकते हैं। अब बच्चों ये तो मैं लिखा ही लिखा, अब देखिए साथ साथ ऑल केसेस भी यही सॉल्व करूंगा। अब ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब इसको कभी 3n प्लस 1 वाला मिला, इसको कभी 3n प्लस 2 वाला मिला, ये तो ये 3 प्रकार के नंबर 3n 3n प्लस 1 और 3n प्लस 2 को हमको कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में, R1 R2 R3। कितने तरीके से बांटेंगे, तो ये क्या हो गया टोटल कितना हो गया 8 इंटू 6 कितना हो गया बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 48/216। किससे जा रहा है बच्चों 6 के टेबल में जा रहा है, 6 8 दा 6 36 दा 4 2 दा 4 9 दा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। होपफुल हूं मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए ए फेयर, अगला क्या है पैराग्राफ क्वेश्चन है, फेयर डाइस इज टर्न रिपीटेडली अंटिल 6 इज ऑब्टेन्ड। बार बार फेंक रहे हैं मतलब इनफाइनाइट जीपी का सवाल है। लेट एक्स डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, प्रोबेबिलिटी डेट एक्स इक्वल टू 3, मतलब तीसरे बार में क्या है, क्या है 6 है, तो पहले बार में क्या है 6 नहीं आए, तीसरे बार में 6 आए मतलब क्या 6 आता तो रुक जाते ना, तो पहले बार में 6 नहीं आए क्या लिखेंगे
5/6। दूसरे बार में 6 नहीं आए, क्या लिखेंगे? तीसरे बार में 6 आ जाए, क्या लिखेंगे? कितना हो रहा है? ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, तो इसको ऐसे कर दे क्या, 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 1 पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा। गलत बोल रहा हूं? नहीं ना, तो ये क्या जाएगा, 3 और 3 से बड़े हुए जितने भी है सब आंसर निकल जाएंगे। तो कितना जाएगा, p पहले बार में 6 आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/6। पहले बार में 6 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। दूसरे बार में 6 आए, मतलब पहले बार में ना आए, दूसरे बार में आ जाए, करिए माइनस कितना आ रहा बताइए? ये हो जाएगा बच्चों 36 माइनस 6 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों? 25/36। बात समझ में आई? ठीक। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 गिवन दैट x ग्रेटर देन 3 है। x 3 से बड़ा है, ये गिवन है, और आपको बताना है कि 6 से बड़े में आंसर आया होगा। ठीक, तो इसके बारे में सोचिए आप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या खत्म होता है? प्रोबेबिलिटी खत्म होता है। 2009 तक की है बच्चों अपन, है ना, 2008 और 2007 के नहीं कर रहे, टाइम का थोड़ा कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। जो जो क्वेश्चन आपसे 2007 और 2008 के आपसे नहीं बनेंगे प्रोबेबिलिटी से। ओके, तो अगली क्लास से शुरू करेंगे हम लोग क्या, वेक्टर एंड 3D। तो आप लोग बढ़िया तैयार होके आइए, थ्योरी रिवाइज करके आइए। याद रखिए जीआरपी भी चालू करेंगे कल से, तो अच्छे से कीजिएगा। बाय।